अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 25 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं 25 मई के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा सभी क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? तो पहला क्वेश्चन हो गया, भारतीय पैरा खिलाड़ी को या किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस करंट अफेयर के किसी ना किसी सेशन में बताए हैं। थोड़े से पुराने हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनके आने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज के पहले करंट अफेयर पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया? देखिए यहां पर मारखोर की बात करें ना तो ये एक बकरे की प्रजाति है, जंगली बकरे की प्रजाति है जिसे कहा जाता है मारखोर। मध्य एशिया में या एशियाई देशों में ये पाए जाते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने इनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मारखोर डे घोषित किया है 24 मई को। तो 24 मई को सबसे पहली बार 2024 में ही इसे मनाया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जंगली बकरा है फ्रेंड्स। इसके अगर आप सींग देखेंगे तो यही इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। इसके जो सींग है वो आपको सर्पीलाकार दिखाई देंगे, जिसके कारण ये पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है। एशियाई पहचान है इसके पास, क्योंकि मध्य एशिया के देशों में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान का राजकीय पशु भी है कौन? मारखोर। तो इसका संरक्षण किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया और पहली बार मनाया भी कब गया? 2024 में। और जैसा कि अभी मैंने आपको उद्देश्य बताया, मारखोर और उसके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जंगली बकरे की प्रजाति है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो कैप्रा फाल्कोनरी इसका साइंटिफिक नेम है। मध्य एशिया में अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया या दक्षिण एशियाई देशों में पाया जाने वाला एक बकरे की प्रजाति है, जंगली बकरा है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में भी शामिल है। तो इसके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल मारखोर डे कब घोषित किया गया? 24 मई को। और पहली बार कब मनाया गया? 2024 में। ठीक है, 24 मई 2024 से ही इसकी शुरुआत की गई है। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। तो देखिए आज के इस सेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी की ई बुक आप सभी को ओनली 49 रुपीज में अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग आपके लिए ये ई बुक अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो इसे परचेस कर सकते हैं। और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसे परचेस कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ध्यान से परचेस कीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की ई बुक लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20+ PDF अवेलेबल है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में। ओके, आगे बढ़ें। इसके बाद आते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस ओलंपिक, जो कि 2024 में फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक इनिशिएट की शुरुआत की है, एक कैंपेन की शुरुआत की है। और भारत में इसे नाम दिया गया है #लेट्स मूव इंडिया। देखिए हर देश में चलाया जा रहा है, जिस देश में चलाया जाएगा उसके नाम के आगे उस देश का नाम लिख दिया जाएगा। जैसे इंडिया में है तो लेट्स मूव इंडिया,
लेट्स मूव इंडिया। ठीक है ना, जितने भी खिलाड़ी हैं उस देश के लोग जहां पर ये कैंपेन चलाया जा रहा है, उस देश के लोग अपने जितने भी पसंदीदा एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उनको पेरिस ओलंपिक में प्रोत्साहित कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इस पहल के माध्यम से। तो भारत में इस पहल को नाम दिया गया है #लेट्स मूव इंडिया। याद रहेगा, तो आंसर डी वहां पर सही हो जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कैंपेन की या इनिशिएट की शुरुआत की है। देखिए, आम जो लोग हैं वो अपने पसंदीदा एथलीट को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से ये कैंपेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग पेरिस ओलंपिक को देखें, उसके प्रति जागरूक हो, है ना। मतलब ओलंपिक खेलों को पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए, बढ़ावा मिले खेलों को, इसलिए चलाया जा रहा है। अब आम नागरिक कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो देखिए, 23 जून को स्पेशली, नॉर्मल तो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई जा रहा है, इसके अलावा 23 जून को ओलंपिक दिवस है। इस दिन जितने भी क्षेत्रीय स्कूल है वो इस अभियान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ही माध्यम से, और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये कैंपेन। भारत में इसको नाम दिया गया है #लेट्स मूव इंडिया। ठीक है ना, ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने एथलीट को, अपने देश के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 1894 में स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपसे क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पर्टिकुलर किस प्लेस पे है, कमेंट में बताइएगा। और इसके प्रमुख की बात करें तो ये थॉमस बाक हैं जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड में कहां पर है, बता दोगे? तब तक हम आगे आते हैं। किस भारतीय फिल्म ने 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ अवार्ड अपने नाम किया? तो आप सभी को पता है कि फ्रांस के कांस में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल। इस साल ये 77th एडिशन है। इसमें ला सिनेफ अवार्ड जीता है भारत की एक शॉर्ट मूवी ने जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अवार्ड कौन सा है? ला सिनेफ अवार्ड। 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को यह अवार्ड दिया गया। मूवी का जो निर्देशन है वो भारत में FTTI के छात्र चिदानंद नाइक ने किया है। एक शॉर्ट मूवी है, एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो कि गांव से एक मुर्गा चुरा लेती है और उस मुर्गे चुराने के बाद गांव में एक अभिशाप लग जाता है, अंधकार छा जाता है और फिर इस बूढ़ी महिला को निर्वासित कर दिया जाता है गांव से। तो इस तरह की एक स्टोरी है, शॉर्ट मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इस मूवी के लिए 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ अवार्ड दिया गया है। इंडिया की मूवी है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर लागू हुआ। बिम्स्टेक चार्टर कब अपनाया गया था? तो अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे पढ़े होंगे तो बिम्स्टेक के बारे में कभी ना कभी तो आपने पढ़ा होगा। दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है बिम्स्टेक। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर को लागू किया गया है। इसे अपनाया गया था 2022 में और अब जाके ये लागू हुआ है। ठीक है, देखिए, बिम्स्टेक चार्टर 2022 में श्रीलंका में जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो सदस्य देश थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और अब जाकर इसे अपनाया गया है 2024 में पूरी तरीके से। इस चार्टर की बात करें तो बिम्स्टेक के जो भी गोल्स हैं, जो इसके मेंबर कंट्री है 7 मेंबर कंट्री, उनके जो भी गोल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बिम्स्टेक चार्टर में बताया गया है। ठीक है, देखिए, संगठन को स्थापित हुए ऑलमोस्ट 24-25 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके, 27-28 साल हो चुके हैं। 1997 में स्थापित हुआ था
तो ऑलमोस्ट 27-28 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके चार्टर को अब अपनाया गया है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो चार्टर क्या है, बिम्स्टेक के गोल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बात करता है। और इसके अलावा ये इस संगठन को एक लीगल पर्सनालिटी का दर्जा देता है। मतलब वर्ल्ड में किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अगर ये समूह डील करता है तो एक लीगल पर्सनालिटी के रूप में बिम्स्टेक को दर्जा दिया गया है। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी के आसपास के बे ऑफ बंगाल, इसके आसपास के जो देश है 7, उनका एक संगठन है। हम बात करेंगे कि कौन कौन मेंबर है, लेकिन पहले यह समझे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपी देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपसी सहयोग स्थापित करना और बंगाल की खाड़ी में शांति स्थापित करना, उसे बनाए रखना बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य है। 1997 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। 7 मेंबर कंट्री है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। यहां पर आप मैप देखेंगे तो शायद अच्छा क्लियर हो। देखो इंडिया और इसके 4 पड़ोसी देश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, और म्यांमार और इधर से थाईलैंड। मतलब 6 तो पड़ोसी देश हो गए इधर, इंडिया के अलावा 5 पड़ोसी देश हो गए और एक हो गया थाईलैंड, ठीक है ना। तो ये 7 मेंबर कंट्री है किसकी, बिम्स्टेक की। 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे बिम्स्टेक चार्टर पर और अब 2024 में इस चार्टर को अपनाया गया है। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में 4 देशों ने मिलकर की थी, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। आगे चलकर म्यांमार भी इसमें एड ऑन होता है और 2004 में इसका नाम कर दिया जाता है बिम्स्टेक। ओके, तो स्थापना का ईयर याद रखिए 1997। कितने देशों ने मिलकर स्थापित किया, 4 देशों ने। कौन कौन है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड संस्थापक सदस्य। हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड का पहला एआई एक्ट या कानून को मंजूरी दी है यूरोपीय संघ ने। यूरोप के देशों का एक संगठन है यूरोपीय संघ। इसने हाल ही में एआई पर पहले इंटरनेशनल एआई कानून को मान्यता दी है, ठीक है ना। एआई समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनली पहली बार कोई एक्ट बना है और वो बना है यूरोपीय संघ ने। उद्देश्य क्या होगा, तो यूरोप और उसके बाहर फेयर एआई को बढ़ावा देना, एआई के प्रति यूरोपीय संघ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, जो नए नए इनिशिएटिव है एआई के लिए उनको बढ़ावा देना, जो नए नए इनोवेशन है इनको बढ़ावा देना यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मध्य में, और एआई तकनीक को ऑल ओवर बढ़ावा देना और इसके इस्तेमाल में तेजी लाना। एआई एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य। पहली बार इंटरनेशनली एक्ट बनाए हैं एआई पर और ये यूरोपीय संघ ने बनाए हैं, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। चर्चा मेरा प्रोजेक्ट विजयक की संस्था से संबंधित है। प्रोजेक्ट विजयक की बात करें तो यह संबंधित है बीआरओ, ठीक है। बीआरओ की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट विजयक। अभी सुर्खियों में क्यों है, तो प्रोजेक्ट विजयक के तहत पहली बार बीआरओ ने रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक के माध्यम से एक सड़क का निर्माण किया है लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में, ठीक है ना। प्रोजेक्ट विजयक को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो हिमांक प्रोजेक्ट जो कि बीआरओ का एक और प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के साथ लद्दाख क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और उनके मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। यह प्रोजेक्ट विजयक का मुख्य उद्देश्य 2010 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत लद्दाख में पहली रिजुपेव टेक्नोलॉजी से सड़क का निर्माण किया गया। अब आप सोचेंगे सर रिजुपेव टेक्नोलॉजी क्या है, तो सड़क निर्माण की एक टेक्नोलॉजी है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो बिटुमिनस सड़कें होती है, डामर की जो सड़कें होती है, वो आपको पता है डामर को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको बिछाकर बनाई जाती है।
लेकिन रिजुवेक टेक्नोलॉजी में कम तापमान में, 0 डिग्री तापमान में, उससे कम तापमान में भी बिटुमिनस सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये सड़क निर्माण की एक तकनीक है जिसे रिजुवेक टेक्निक के नाम से जाना जाता है, टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बीआरओ ने इस टेक्निक के माध्यम से प्रोजेक्ट विजयक के तहत लद्दाख के कारगिल में एक सड़क का निर्माण किया है पहली बार, ठीक है ना। तो रिजुवेक टेक्नोलॉजी भी आपको पता चल गई, प्रोजेक्ट विजयक भी आपको पता चल गया किसका है, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, भारत के जो सीमावर्ती जो अन्य देशों की सीमाओं वाले जो राज्य, जो गांव है भारत के, वहां पर सड़कों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, ठीक है। 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और बीआरओ के वर्तमान में प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। किसके प्रमुख या अध्यक्ष हैं? बीआरओ के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित है? तो कल हमने सबसे छोटी भारतीय महिला देखी थी, यहां पर हम बात करें सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति आत्रे, ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है कौन? ज्योति आत्रे, ठीक है ना। 55 वर्षीय इनकी एज है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करती। वैसे इनके पहले ये जो रिकॉर्ड था ना, वो संगीता बहल के नाम था, जिन्होंने 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तब ये सबसे उम्रदराज महिला थी भारत की। अब बनी है 55 साल की उम्र में ज्योति आत्रे, मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली, ठीक है ना। यहां पर कल मैंने आपको काम्या कार्तिकेयन के बारे में बताया था, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही या महिला बोल लो। इसके अलावा एक नेपाली के बारे में मैंने आपको बताया था, कामी रीता शेरपा इनका पूरा नाम। हमने जब इनको पढ़ा था ना, तो इन्होंने 29वीं बार रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी मई के शुरुआती समय में। अब इन्होंने मई के बीच में एक और बार चढ़ाई की और 30वां रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। कामी रीता शेरपा मई में ही 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है इन्होंने, तो 30 बार रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के नाम है, जो कि नेपाल के पर्वतारोही है। इन्हें भी याद रखिएगा। अभी का हमारा क्वेश्चन ज्योति आत्रे से था, ठीक है ना। ज्योति आत्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। आगे आ जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया? तो आउटसोर्स नौकरियों में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान की घोषणा की है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। होगा क्या? तो कर्नाटक में जितने भी सरकारी विभाग है, जितने भी संगठन है जो कि आउटसोर्स करते हैं बाहर से मैन पावर को, है ना, क्या होता है विभाग में, देखिए एक निश्चित संख्या होती है जिनको राज्य सरकार ने अपॉइंट कर दिया। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए वैकेंसी राज्य सरकार नहीं निकालती, एक फंड अलॉट करती है और बाहर से आउटसोर्स कर सकते हो आप उन लोगों को, जैसे ड्राइवर हो गया ना, ऑपरेटर हो गया, इन लोगों को बाहर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से या प्राइवेट लोगों को आउटसोर्स कर लिया जाता है। तो अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ये जो आउटसोर्स नौकरियां हैं इनमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कितने परसेंट? 33%। लेकिन ये महिलाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से होनी चाहिए, अनरिजर्व से नहीं हो सकती, ठीक है। तो 33% का महिलाओं को आरक्षण दिया है आउटसोर्स नौकरियों में। किसने? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकारी विभागों में 75,000 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स जॉब करते हैं, मतलब बाहर से ही उन्हें लिया जाता है। इनमें अभी मैंने आपको बताया जैसे ग्रुप सी और डी के जो पद होते हैं, जैसे ड्राइवर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हाउस कीपिंग स्टाफ, इन लोगों की भर्ती आउटसोर्स से की जाती है। और अब इनमें कितनी परसेंट महिलाएं होना चाहिए? 33%। ओके, ये रूल निकाला है किसने? कर्नाटक सरकार ने। आगे आ जाए। AFC विमेंस एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो AFC विमेन एशिया कप 2026 की मेजबानी सौंपी गई है ऑस्ट्रेलिया को। फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि एशिया के देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है।
ठीक है, AFC का फुल फॉर्म देखें तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, क्योंकि ये संस्था इसका आयोजन करवाती। तो देखिए हाल ही में इसकी कार्य समिति की बैठक हुई थी थाईलैंड के बैंकॉक में, और यहां पर घोषणा की गई कि महिला एशियाई वर्ल्ड कप जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, और 2029 में इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। तो 2 साल की डेट को डिक्लेयर किया है AFC ने, ठीक है ना, विमेंस एशिया कप को लेकर। एशियाई देशों की महिलाओं के मध्य में या देशों के मध्य में महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, प्रतियोगिता है, 1975 में शुरू की गई थी। 2026 में आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और 2029 में आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था AFC विमेंस एशिया कप, वो 2022 में इंडिया में हुआ था, और इसमें विनर रही थी चाइना की महिला फुटबॉल टीम, जिसने फाइनल में साउथ कोरिया की महिला फुटबॉल टीम को हराकर AFC विमेन एशिया कप 2022 का खिताब जीता था। आयोजन 2022 में इंडिया में हो चुका है, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और 2029 में उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखें। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया है। अगर आप मैप पर देखना चाहते हैं तो अगर हम ये इंडिया का एक मैप एज्यूम कर रहे हैं ना, अगर तो देखिए हाथ से बना रहा हूं, तो अगर मैं हाथ से बनाता तो भी मुझे कुछ इस तरह का बनाने को मिलता, ठीक है ना। ओके, पर एक थोड़ा सा आपको यहां पर एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इंडिया है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर एक तूफान उठा है, चक्रवाती तूफान है रेमल। इसका नामकरण किया है ओमान ने, आंसर ए, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है तूफान रेमल 26 मई तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर टकराएगा। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और भारत में स्पेशली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो तटवर्ती इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। और ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि जो मछुआरे हैं वो अभी समुद्र में ना जाएं, ठीक है, क्योंकि रेमल आने वाला है जो कि एक चक्रवाती तूफान है, हिंद महासागर क्षेत्र या बंगाल की खाड़ी में ये उठा है, ठीक है। इसका नाम जो रेमल है वो रखा है ओमान ने। ओमान में अरबी भाषा में रेमल का अर्थ होता है रेत। ओके, तो ओमान ने नामकरण किया है रेमल का, एक चक्रवाती तूफान है। कहां पर आया है ये आया है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और टकराएगा भारत में, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से टकराएगा, इन समुद्री तटों से आकर टकराएगा। और इसके अलावा बांग्लादेश क्योंकि उस एरिया में आता है तो बांग्लादेश में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 25 मई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, बुक कायरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया। बुक किसने लिखी? तो बुक को किसने लिखा है? जेनी अर्फनबेक्स ने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा यूरोपीय देश बना? तो यह बना कौन? स्पेन यूरोपीय देश है। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध त्योहार आयोजित किया गया? तो सागा दावा बौद्ध त्योहार आयोजित किया गया है सिक्किम में। आगे आ जाएं। हाल ही में वियतनाम का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट जनरल टू लेम बनाए गए। इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद चीन काफी नाराज है, वियतनाम से भी और ताइवान से भी काफी नाराज है वो आजकल। तो हम यहां पर हमारा आंसर ले लेते हैं। वियतनाम का राष्ट्रपति कौन बना है? जनरल टू लेम। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन किया गया है या किया जा रहा है नई दिल्ली में। आगे आ जाएं, ठीक है। 22 मई को किन देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की गई? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों ही देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है श्रीनिवास आर कुलकर्णी।
IWF विमेन यूथ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति स्मिता भोई ने गोल्ड जीता? तो इन्होंने 40 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, अभी हमने बात की, काम्या कार्तिकेयन। किस राज्य द्वारा आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली मतलब डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो यह राज्य कौन सा है? भारत का असम राज्य। क्लियर हो जाता है। अब हम ले लेते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो भी हमारे क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा सिल्वर फिलिग्री पर जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आभूषण कला ओडिशा राज्य से संबंधित है, सिल्वर फिलिग्री, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। और भारत में पहला एआई जनरेटिव टीचर आयरिश लॉन्च किया है केरल राज्य में। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन थे कल के सेशन में, तीनों के हमने आंसर ले लिए। आज के सेशन के मिड वीडियो के भी आंसर एड ऑन कीजिएगा, सारे कमेंट कीजिएगा, और कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्रशांत सर ने आप सभी को धन्यवाद बोला है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कमेंट किए और बहुत सारे कमेंट आए थे प्रशांत सर को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो उन्होंने भी आपको धन्यवाद बोला है। तो इसी तरह से क्रेजी जी का ट्रिक के साथ बने रहिए, आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट, इफेक्टिव कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा, ये हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। कल मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।